तो इस तरह हमने वक्रोक्ति सिद्धांत में देखा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा माना। काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कुंतक से पहले भी उपलब्ध होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में आचार्य कुंतक ने इसका प्रयोग किया है। तो वक्रोक्ति का अर्थ अगर हम देखते हैं तो वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ हुआ कुटिल या विलक्षण, उक्ति का अर्थ हुआ कथन। तो वक्रोक्ति का अभिप्राय हुआ कि बांकपन या विलक्षणता लिए हुए जो किसी बात को कहने का विलक्षण ढंग, चमत्कारिक ढंग वक्रोक्ति कहलाता है। भाव की अभिव्यक्ति के लिए छवि सामान्य मनुष्य द्वारा अपनाए गए मार्गों से भिन्न विलक्षणता या वक्रता का आश्रय लेता है। इस कथन को हम वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति के इतिहास पर अगर हम देखें तो काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का प्रयोग आरंभ से ही होता रहा है। आचार्य भामा, आचार्य दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया। आचार्य भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया। हमने पूर्व में देखा ये बात कि भामा ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया और सभी अलंकारों के मूल में इसे रखा, और उनकी वक्रोक्ति की परिभाषा में उन्होंने कहा कि लोकांति क्रांत गोचर वचनम, लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य दंडी ने काव्य के दो भागों में विभक्ति मानी। हमने देखा इसमें स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति के दो रूप में उन्होंने स्वीकार किया जो उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। और इस तरह से जो ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त ने भी वक्रोक्ति को महत्व प्रदान किया और उसे उसका मूल तत्व रूप में उसे स्वीकार किया। कुंतक द्वारा वक्रोक्ति की जो विवेचना की गई है उसे हम देखें तो आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और उसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। तो वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि वक्रोक्तिरेव वैदगद्यभंगी भणितिरुच्यते, अर्थात वैदग्ध्यपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। तो ये वैदग्ध्य का अर्थ हुआ विलक्षणता, और जो भंगी का तात्पर्य हम इसमें देखें तो वो ठहरता है ऐसा कथन जिसमें हमें विलक्षणता या कहें टेढ़ापन जिसे उस रूप में कह सकते हैं वो हमें दिखाई दे, चमत्कार पूर्णता हमें जिस कथन में दिखाई दे वो इसके अंतर्गत आती है। तो जो वक्रोक्ति का सिद्धांत है उस सिद्धांत में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो भेद माने वो भी हमने पढ़े कि वर्ण, विन्यास, वक्रता, 6 भेद हमने इसमें पढ़े थे। तो उन 6 भेदों में आपने देखा था कि वर्ण, विन्यास, वक्रता और जो पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वक्रता, इन सब जो वक्रोक्ति के भेद थे उन भेदों में हमने पढ़ा था कि वर्ण विन्यास में व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था और विन्यास जिसमें सौंदर्य का विधान हो वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। यमक और अनुप्रास अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं।
वर्णों की कर्णप्रियता एवं बार बार आवृत्ति भी इसी वक्रता का परिणाम है। दूसरा था पद पूर्वार्ध वक्रता। तो पद से तात्पर्य हुआ जो स्विभक्तित शब्द से परे, यानी पद के दो भाग किए जाते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो सभक्तिक शब्द दो रूपों में भक्ति हो गई है, प्रकृति पद पूर्वार्ध होता है, प्रत्यय पद का परार्ध होता है। तो वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध मतलब पहले प्रकृति पर आधारित होती है और पूर्वार्ध है वो प्रकृति है वो प्रत्यय के रूप में इसमें होती है। और कुंतक ने इसके 9 भेद माने हैं। यह वक्रता लिंग, क्रिया, भाव, वृत्ति, विशेषण, उपचार आदि पर आधारित होती है। तीसरा हमने जो माना था पद परार्ध वक्रता। तो पद के परार्ध में प्रत्यय रहता है, ये वक्रता इसी भाग में स्थापित की जाती है, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। और इसके 8 भेद माने हैं। काल वैचित्र्य वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता। और इसकी वाक्य वक्रता हम देखें तो वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता भी कहते हैं। यह कवि की प्रतिभा पर आश्रित होती है, अतः यह वक्रता भी विविध रूप में पाई जाती है। कुंतक ने इसके अंतर्गत अनेक अलंकारों का विवेचन किया है, जिसमें वैचित्र्यता कवि प्रतिभा पर विशेष बल दिया है। अगला हुआ प्रकरण वक्रता। तो वाक्य के संयोग से प्रकरण बनता है और एक प्रबंध वाक्य में अनेक प्रकरण होते हैं। इन प्रकरणों या प्रसंगों को औचित्यपूर्ण या प्रभावशाली बनाना भी प्रकरण वक्रता का प्रयोजन है। तो प्रकरण वक्ता में आ गया कि प्रकरण को सरस बनाने के लिए उसमें सौंदर्य का समावेश किया जाता है। यह वक्रता कवि की कुशलता पर निर्भर करती है। इसके 9 भेद उन्होंने बताए हैं। और अंतिम छठा जो है प्रबंध वक्रता, कि जब संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है तब इसे हम प्रबंध वक्रता कहते हैं। प्रबंध वक्रता के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य रूपों का कुशल जो वस्तु कौशल होता अपेक्षित होता है, जो कथा वस्तु है उसका कौशल है वो किस तरह से प्रबंध काव्य में किया गया है, प्रबंध का योग सर्वाधिक व्यापक है, सभी प्रकार की वक्रताओं का सहयोग हमें इसमें अपेक्षित होता है। कुंतक ने इसके 6 भेद स्वीकार किए हैं। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद की तुलना जब की जाती है तो इसमें अभिव्यंजनावाद और क्या दोनों में समानता है, क्या इसमें तुलना का आधार है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। विलायती उत्थान किस तरह से कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय है वो इटली के विद्वान क्रोचे को जाता है। क्रोचे की मान्यता थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकार ज्ञान से है, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। ये मानते हैं स्वयं प्रकार ज्ञान, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, और हमारे जो कुंतक शास्त्रीय ज्ञान मानते हैं कला से संबंधित। क्रोचे ने उक्ति की सहजता और स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना है, जबकि कुंतक वक्रता या विचित्रता को काव्य का सौंदर्य का मूल आधार मानते हैं। क्रोचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है और वाच्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौण है, जबकि कुंतक ने वाच्य यानी शाब्दिक अभिव्यक्ति की चर्चा की है। वे क्रोचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की चर्चा की है। वे क्रोचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि क्रोचे केवल आत्मा की तुष्टि को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, जो मानसिक अभिव्यक्ति से पूरा हो जाता है, जबकि कुंतक इसके स्थान पर सहृदय के मन को प्रसन्नता प्रदान करना काव्य के लक्षण मानते स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद को अलग अलग माना है, और ये इस संबंध में शुक्ल जी के मत से सहमत वो दिखाई नहीं देते हैं। तो
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, इसके महत्व पर अगर हम प्रकाश डालें तो वक्रोक्ति सिद्धांत का अधिक प्रचार काव्य शास्त्र में इतना नहीं हुआ है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। वक्रोक्ति में व्यापक रूप में रीति, अलंकार, ध्वनि, रस सभी सिद्धांतों का समन्वय हमें दिखाई देता है। वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों को देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों ही वक्रोक्ति में समाहित हैं। ध्यान दीजिए, कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों वक्रोक्ति में समाहित हैं। इस सिद्धांत को अधिक मान्यता इसलिए नहीं मिली कि काव्य के मूल विषय की वैसी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता जैसे कि रस सिद्धांत करता है। दूसरे सिद्धांत किंचित बाद में सामने आया। इससे पहले रस, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि पर विचार किया जा चुका था और काव्य शास्त्र में इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तो नए सिद्धांत को स्वीकार करने में, स्थापित होने में, जगह बनाने में समय लग रहा था, स्वाभाविक था। और तीसरा कारण है ये कि देखते हैं कि वक्रोक्ति के जो भेदों-भेद का वर्गीकरण है वो थोड़ा जटिल और अस्पष्ट है, और यही कारण है कि सिद्धांत को इतनी लोकप्रियता नहीं मिल सकी। फिर भी हम देखते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि और उनके व्यवस्थित चिंतन की ये देन है। एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि हमारे काव्य शास्त्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है।